प्रॉब्लम्स तो काफ़ी है एनवायरनमेंट के, तो उनको ही सॉल्व करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो शुरुआत किया एक सर्वे के साथ और मैं घर-घर गया लोगों के पास कि क्या आप मैंग्रोव्स के बारे में जानते हैं? एक नुक्कड़ नाटक का ग्रुप बनाया मेरे दोस्त हाँ, स्ट्रीट प्लेस मेरे दोस्तों के साथ। जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ने वाला है, तो वैसे ही हमारे इंडिया में टिड्डी का आना इंटेंसिटी वो बहुत बढ़ने वाला है। तो इससे वो एक परमानेंट प्रॉब्लम जैसा हो सकता है। अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमें खुद बचाना होगा। अभी भी साइंस है, टेक्नोलॉजी है और इंसानियत की क्रिएटिविटी है, तो कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं। प्रकृति का विज़न है कि प्लास्टिक का यूज़ जो टॉय सेक्टर में है वो बंद करते। तो ऐसे बारो मार्केट में हम मिस करण राव को मिले थे। उन्होंने भी आइडिया अप्रिशिएट किया और उनको भी कुछ नया लगा। मुझे लगता है रूट जो है वो है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, और जब भी कुछ सोच लिया फिर आगे बढ़ते रहो वो स्टेप में और धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है कि हम सबके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, हम सबके पास वो कैपेसिटी है बदलाव लाने की। तो इस अर्थ डे हम शुरुआत करते हैं और अच्छा करते हैं, और हर एवरी डे इज़ अर्थ डे। नमस्कार। केतकी प्रकाशन प्रस्तुत जनमत विचार और संस्कृति के इस मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं, जिनसे हम बातें करने वाले हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। 17 साल के हमारे ये आज के मेहमान एक यंग इको हीरो हैं, यंग फाउंडर ऑफ प्रकृति हैं। वो पर्यावरण के प्रति अपनी एक आस्था, पर्यावरण के प्रति अपनी एक जिम्मेवारी वो निभाते आए हैं। पिछले 6 सालों में नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने पर्यावरण बचाव के माध्यम में बहुत सा काम किया है। एक टेक इनोवेटर करके टेक्नोलॉजी एंड पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, इन दोनों का मिलाप उन्होंने कराया है और इस माध्यम से लोगों के बीच एक अवेयरनेस का काम वो करते आए हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं ईशान सुर्वे, यंग इको हीरो। हेलो ईशान। हेलो। हेलो। तो हम आज आपसे मिलने का मौका हमें मिला, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईशान सुर्वे जी का बचपन कैसे रहा और बचपन से लेके अब तक। नाउ यू आर जस्ट 18 years old. 17, okay. हाँ। So at the age of 17 you got lots of big vision to you have a bigger vision. So उस विजन के लिए आपने मतलब आप कब से वो शुरुआत किया कि पर्यावरण के बारे में मैं सोचूं और पर्यावरण के बारे में मेरी एक सोच होनी चाहिए और मैंने कुछ काम करना चाहिए जो समाज के प्रति एक लगाव हो जाए और समाज का कुछ एक भला हो जाए या कुछ उसका उत्थान हो जाए। तो ये आपको बचपन से कहाँ से मिला और एनवायरनमेंट ही क्यों ऐसा? तो मेरी जर्नी शुरुआत हुई साइंस के साथ। तो मुझे साइंस बहुत पसंद है और जब भी मैं बाहर जाता था, शायद पार्क में, बीच में वगैरह, तो फिर मैं वो ट्विग्स जो रहते हैं, पत्थर जो रहते हैं, उनके साथ खेलना चालू कर देता था। फिर हम काफ़ी बार जब भी बाहर जाते थे, जैसे कि जब मैं बहुत छोटा था हम केरला गए, तो वहाँ पे मैंने खुद का डैम बनाना शुरू कर दिया, छोटा सा, वो नेचर के साथ। तो हमेशा नेचर के साथ मेरे पास अच्छा सा प्रेम है, हम कह सकते हैं। और काफ़ी हद तक मुझे इतना मालूम नहीं था कि प्रॉब्लम्स के बारे में कि मुझे कुछ करना चाहिए 6th ग्रेड तक, तभी कुछ बदल गया।
तो 6th ग्रेड में मैंने मेरा पहला मैंग्रोव वॉक लिया गोदरेज फाउंडेशन में, और तभी मैं सरप्राइज हो गया कि मेरे घर के पास ही इतना नज़दीक इतना यूनिक इकोसिस्टम है मैंग्रोव्स का, जो टाइडल एरियाज़ में रहते हैं और उनके बहुत सारे अलग अलग अडेप्टेशंस रहते हैं। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मगर सरप्राइज़ था कि इतना नज़दीक होते हुए भी मुझे पहले कैसे नहीं मालूम पड़ा और दूसरे लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो फिर मैंने और जानने के लिए लोकल एनजीओज़ जो महाराष्ट्र मुंबई में उस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि वन शक्ति, कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट या द सेव तालाबे मैंग्रोव। They are very famous over there. हाँ, तो उन सब के साथ मैंने कॉन्वर्सेशन किया और फिर मैंने एक रिसर्च चालू किया और समझने ये प्रॉब्लम को। On the age of 6th ग्रेड, तो शायद 10-11। oh, और fabulous. हाँ, तो शुरुआत किया एक सर्वे के साथ और मैं घर घर गया लोगों के पास कि क्या आप मैंग्रोव्स के बारे में जानते हैं। और सैडली शायद मैं अगर 1000 लोगों के पास गया, शायद 3-4 को मालूम रहेगा कि मैंग्रोव्स क्या है। लोग कहते थे मैंगोस क्या। तो वैसे शुरुआत हुआ। फिर सोचा कि ये अवेयरनेस का प्रॉब्लम कैसे Yes, सॉल्व करें। awareness बहुत important है यहाँ. हाँ, तो पहले तो गए घर घर मेरे दोस्तों के साथ, एक ऐसा पोस्टर बनाया था और हम चारों हर एक पॉइंट बोलते थे मैंग्रोव्स इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे कि वो हमारे शहर को सुनामी से बचाते हैं, वो हमारे फिशरमैन को मदद करते हैं, वो एक इकोसिस्टम है बहुत सारे जानवरों के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड 4 गुना और बेहतर स्टोर करते हैं दूसरे पेड़ों के वजह। तो अगर वो काफ़ी लगा कि उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट था और इतना स्कोप ज़्यादा नहीं था। तो फिर मैंने एक नुक्कड़ नाटक का ग्रुप बनाया मेरे दोस्त, हाँ, स्ट्रीट प्लेस, Yeah. मेरे दोस्तों के साथ। और वो हमने शुरुआत किया इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डेज, सोसाइटी फंक्शंस, वो सब में, और उसके साथ बहुत बड़े ऑडियंस को रीच आउट किया। और वैसे मेरा मैंग्रोव का जर्नी रहा है। और जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने और सीखा साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मेरा इंटरेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स से रहा है, एआई से रहा है, कंप्यूटर साइंस से रहा है। और मैं लकी हूँ कि मेरे पास सपोर्ट रहा है टीचर्स से, स्कूल से, ये एक्सप्लोर करने। तो मुझे लगने लगा कि प्रॉब्लम्स तो काफ़ी है एनवायरनमेंट के, तो उनको ही सॉल्व करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। क्या बात है. और फिर उसके लिए फिर मैंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स लिए इन कोई सालों में। जैसे कि जब भी कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा था मुंबई में, और अभी भी है. So, अभी भी है, तो तभी एक IoT मिस्टिंग सोल्यूशन बनाया हाँ, बीच में. ताकि जो पार्टिकुलेट मैटर का डस्ट रहता है वो सेटल हो जाए। और फिर एक प्रपोजल किया। How it's work, मतलब कैसे काम करता है वो? तो बेसिकली मेन प्रॉब्लम है कि कंप्लायंस का। एनफोर्समेंट बहुत डिफ़िकल्ट रहता है इन कंस्ट्रक्शन साइट्स में, क्योंकि इतने सारे हैं और दूसरे फैक्टर्स भी रहते हैं। और फिर उसमें ये हर बार सर्वे करना मैनुअली डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके जगह अगर हम उसे ऑटोमेट कर दे और अगर हम सेंसर्स का इस्तेमाल करें जो पार्टिकुलेट मैटर लेवल को डिटेक्ट कर देते हैं, और जब भी वो डिटेक्ट कोई थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली मिस्टिंग चालू कर देता है। फिर जो पार्टिकुलेट डस्ट रहता है वो ज़्यादा हैवी हो जाता है और वो नीचे चला जाता है, और फिर हम वो कलेक्ट कर सकते हैं और रेडी टू मेक सीमेंट बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर वो एयर पोल्यूशन भी नहीं करेगा, सॉइल पोल्यूशन भी नहीं करेगा, और एयर क्वालिटी बेहतर होगा। So ये अप्लाई हो रहा है अभी? तो मैंने ये अप्रोच किया मेरे लोकल कॉरपोरेटर के साथ, और मेरे मीटिंग के बाद मिस्टिंग और रेगुलरली हो रहा है मेरे लोकेलिटी में। तो वैसा इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। क्या है उनका रिएक्शन क्या है? वो भी सरप्राइज थे कि
उनको भी इतना नॉलेज नहीं था ये प्रॉब्लम के बारे में। सबको एयर पोल्यूशन के बारे में मालूम है, पर एग्जैक्टली वो रूट कॉज के लिए वो भी इम्प्रेस हो गए जो रिसर्च बेस किया नहीं है। पता उसकी, जो जड़ें हैं उस हाँ ट्रू। प्रॉब्लम की वो नहीं पता है। हाँ आप उसके ऊपर भी काम करते हैं? हाँ, तो वो रिसर्च मैंने एक होमी भाभा कंपटीशन है स्टेट वाइड, तो उसके वो रिसर्च कंपटीशन के लिए किया था। वो सिल्वर मेडल भी मिला उसके लिए। तो वो ऐसा एक प्रोजेक्ट रहा है। फिर और रिसेंटली मैंने एक माइना सोल्यूशन डेवलप किया है। और आपको शायद टिड्डी के बारे में मालूम रहेगा, जो इंडिया में कभी कभी आते हैं। वो 2020 2021 में काफ़ी आए थे और फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ था। तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने मैंने एक एंड टू एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन बनाया है टिड्डियों के लिए। क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ने वाला है, तो वैसे ही हमारे इंडिया में टिड्डी का आना इंटेंसिटी वो बहुत बढ़ने वाला है। तो इससे वो एक परमानेंट प्रॉब्लम जैसा हो सकता है। और ये इसीलिए ये क्लाइमेट चेंज के रियलिटी को अडेप्ट करने ये पहले एक प्रेडिक्शन एआई मॉडल बनाया, जो बोलेगा कि +2 डिग्री सेल्सियस फ्यूचर, +3 डिग्री सेल्सियस फ्यूचर में कौन से जोन्स रिस्क में है। फिर मैंने एक ऐप डेवलप किया जो एआई मॉडल्स को इस्तेमाल करके इजीली डिटेक्ट करवा सकता है कि अगर आपने कोई पिक्चर लिया तो वो सॉलिटेरियस लोकस्ट है, ग्रेगेरियस टिड्डी है, क्या है। क्योंकि सब टिड्डी हार्मफुल नहीं रहता है। जो सॉलिटेरियस टिड्डी रहता है वो एनवायरनमेंट में एक खुद का रोल प्ले करते हैं, पर जब वो ग्रेगेरियस होके बड़े स्वॉर्म्स बना लेते हैं तभी प्रॉब्लम हो जाता है। बिग प्रॉब्लम। तो और जो ये जो आपने ऐप की है, हाँ। ये ऐप जो आपने बनाया है वो हम्म। एक्सेसिबल लोगों के लिए? तो मैंने इंडिया गवर्नमेंट एजेंसी है जो लोकस्ट पे काम करती है। लोकस्ट कम आईपीएम सेंटर राजस्थान में। तो रिसेंटली मैं वहाँ पे गया उनके साथ, उन्हें ये ऐप दिखाया और उन्होंने कहा है कि उनके पास इंटरेस्ट है इसको डेवलप करने और इसको यूटिलाइज करने। तो इसमें बहुत रियल इम्पैक्ट होगा सब गवर्नमेंट एजेंसीज को और पूरे इंडिया में लोकस्ट का अर्ली डिटेक्शन, अर्ली कैप्चर के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो वैसे एक्सेसिबल होगा। और मेरा इन प्रोसेस है गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश करने। तो वैसा ऐप सिस्टम डेवलप किया है और उसे नेक्स्ट लेवल लेने के लिए मैंने एक स्वॉर्म रोबोटिक्स बेस्ड सिस्टम भी बना दिया। क्योंकि लोकस स्वॉर्म्स बहुत बड़े रहते हैं, शायद पूरे 10 40 100 किलोमीटर स्क्वायर तक, और इंसानों को वो कंट्रोल करने जब भी वो उड़ रहे हैं डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उसका अर्ली डिटेक्शन और अर्ली कंट्रोल के लिए एक ड्रोन्स का सिस्टम बनाया है और ऐसे एल्गोरिथम्स डेवलप किए हैं जिससे ये ड्रोन्स खुद से डिसेंट्रलाइज्ड होके एक एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब भी कोई टिड्डी का हॉटस्पॉट मिले तो फिर वो ड्रोन्स इमीडिएटली वहाँ पे जा सकते हैं और एक बायो पेस्टिसाइड नीम ऑयल का इस्तेमाल करके उनको सॉलिटराइज मतलब हार्मलेस बना सकते हैं। वाओ। क्योंकि अभी जो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि मैलेथॉन एट्सेट्रा, वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत डैमेजिंग है, इंसानों के लिए भी डैमेजिंग है। जैसे कि जो लोग वो स्प्रे करते हैं उनको भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए ये सिस्टम डेवलप किया और पिच भी किया लोकस्ट एजेंसीज़ को, और वो उनको आगे लेने जाने वाले हैं। क्या बात है। और ये रहा मेरा टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी के साथ तो आप पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट टूवर्ड्स 21st सेंचुरी में जो हम जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं टेक्नोलॉजी के, तो टेक्नोलॉजी पर्यावरण को कैसे बचा सकता है वो आपने बताया कि वो आजकल इंडिया में टेक्नोलॉजी को लेके एक टब्बू है कि आप बंद कर दीजिए, टेक्नोलॉजी इज़ हार्मफुल टू पीपल एंड ऑल, बट आप उसमें एक
उसकी जो एक अच्छी साइड है, एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिविटी है, वो आप हाँ। बता रहे हैं। हाँ। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं एट द एज ऑफ 17। ये मोटिवेशन या ये विजन आपको कहाँ से मिला है, आपको किसने मोटिवेट किया? हाँ। आप हर एक पर्सन कोई ना कोई हमें इस फील्ड के Definitely. बारे में डेवलपमेंट और हम क्रमिक विकास के हिसाब से जाते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप जाते रहते हैं। ये आपको कहाँ से इसकी सलाह मिली या आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि हाँ। मुझे ये करना चाहिए या हाँ। मुझे इस बारे में एलोबरेट होना चाहिए, मुझे इसके बारे में और कुछ इसमें करना चाहिए? तो हाँ, ये किससे मिला? तो मेरे इंस्पिरेशन तो स्टालिन सर है। वो वनशक्ति के डायरेक्टर। डायरेक्टर। और जब मैं 6th ग्रेड में गया था अप्रोच करने मैंग्रोव्स के बारे में जानने, तो तभी उन्होंने मेरे साथ 1 घंटे के लिए बातचीत किया था। और तभी ही मैं इंस्पायर हो गया कि उन्होंने उनके भी कहानियाँ सुनाई कि उन्होंने क्या क्या किया है एनवायरनमेंट के लिए। और उनका मैसेज बेसिकली था कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमें खुद बचाना होगा। मतलब और कोई करे या ना करे, वो तुम्हारा एज अ इन अ सेंस ड्यूटी भी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने। तो वो पूरा माइंडसेट बदल गया, क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि अभी टाइम नहीं है बदलाव खुद से लाने, वो गवर्नमेंट करेगा या दूसरे लोग बड़े लोग करेंगे जो उम्र में बड़े हैं। लेकिन फिर वो कॉन्वर्जेसन के बाद पता चला कि नहीं, बच्चे भी खुद से बदलाव लेके आ सकते हैं एनवायरनमेंट में। बी द चेंज यू वांट टू सी। तो वैसे उन्होंने इंस्पायर किया कि खुद से बदलाव लो, खुद से चेंज करो और खुद एनवायरनमेंट के लिए एक वॉरियर बन जाओ। और एक दूसरा इवेंट है जो मुझे हमेशा होप ऑप्टिमिज्म देता है। जब भी कोई भी हेडलाइन आता है कि क्लाइमेट चेंज इज गोइंग ऑन, देयर इज लाइक जो एक डूम स्क्रॉलिंग जैसा होता है ना, कि नेगेटिव हेडलाइन पे हेडलाइन। सो तभी मैं याद करता हूँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, जो 1972 में साइन किया था। और तभी ओजोन होल को, ओजोन लेयर को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ओजोन लेयर वो प्लैनेट को एक सराउंड करता है और प्लैनेट को प्रोटेक्ट करता है यूवी से। तो तभी ये CFCs जो ACs रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो तभी ये सारे कंट्रीज़ आए, सब साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये ट्रीटी साइन किया कि हम CFCs को फेज़ आउट करेंगे। और हो गया फेज़ आउट। और अभी कुछ 50 इयर्स लेटर ओजोन होल पूरा काफ़ी हील अप हो गया है और इतना प्रॉब्लम अभी नहीं है। तो शायद होपफुली नेक्स्ट 50 इयर्स में जब भी नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो भी टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे कि ओ क्लाइमेट चेंज वो तो सॉल्व हो गया, वो तो पुराना है और कुछ नया आएगा। तो इसीलिए मैं वो याद रखता हूँ कि अभी जितना भी होपलेस लगे, कुछ हम हारे नहीं हैं अभी तक। अभी भी साइंस है, टेक्नोलॉजी है और इंसानियत की क्रिएटिविटी है, तो कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं। आप ये जो काम कर रहे हैं या आपका जो विजन है, आप इसका आपका जो एक ड्रीम, इसे ड्रीम कह सकते हैं या आपका ड्रीम है कि एनवायरनमेंट के थ्रू कुछ ऐसी बातें हो जो लोगों के कल्याण में हो। बट इसमें आपके माँ बाप, मॉम डैड, उनका अप्रोच कैसे रहा आपके इस प्रोग्राम में, विजन में, इस ड्रीम में, हाँ। प्रोजेक्ट में? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हुए हैं फुल जर्नी में। जब भी मैंने कहा मुझे किसी से मिलना है, मुझे कुछ करना है, वो आर्टिस्ट है तो उनके पास वैसा इनबिल्ट कनेक्शन नहीं है एनवायरमेंटल वर्ल्ड में, पर फिर भी मेरे लिए उन्होंने मदद किया है। उन्होंने कोल्ड ईमेल्स भेजे हैं, उन्होंने लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है, मेरे नेटवर्क बनाने में मदद किया है। फिर जो मेंटर्स ढूंढे हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मदद कर सकते हैं। फिर जब भी हो मुझे ना नहीं बोला है, जैसे कि अभी राजस्थान में जाना था वो लोकस्ट के बारे में, या कोई भी प्रोजेक्ट हो किधर इंटरनेशनल जाना हो नेशन को रिप्रेजेंट करने,
हमेशा सपोर्ट किया है। और प्रकृति में भी, जैसे मेरा जो स्टार्टअप है, आपका स्टार्टअप प्रकृति में, तो उनकी तरफ आने वाला था। हाँ, तो वो भी मैंने 10th ग्रेड जो बोर्ड ईयर रहता है तभी मैंने शुरुआत किया था। और तभी भी सपोर्ट दिया कि ऐसा नहीं बोला अभी पढ़ाई पे फोकस करो या वैसे कुछ भी, तो सपोर्ट हमेशा रहा है। क्या बात है। पर प्रकृति जो है वो आपने शुरुआत किया स्टार्टअप, वो स्टार्टअप शुरू करने में उसका ऑब्जेक्टिव एम्स क्या रहे हैं आपके, क्या? हाँ, तो बेसिकली मुझे टॉयज़ बहुत पसंद है। मैं अभी भी टॉयज़ के साथ खेलता हूँ। अरे और हाँ, हाँ, मैं भी। अच्छा। तो टॉयज़ मतलब फिगरीन्स भी रहते हैं, और मैं खुद से इतने सालों से खेल रहा हूँ। मैं हमेशा कोई भी टॉय शॉप में जाता हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ। और इतने सालों में मैंने हमेशा सिर्फ प्लास्टिक टॉयज़ ही देखे हैं। और मैं ही नहीं, ये यूएनईपी रिपोर्ट भी कहता है कि 90% ऑफ ऑल टॉयज़ मेड आर प्लास्टिक। और ये टॉयज़ में से मोस्ट ऑफ देम तो आर नेवर रिसाइकल्ड। वो लैंडफिल में ही पहुंचते हैं या हमारे समुद्र में पहुंच जाते हैं। और उससे भी खतरनाक बात है कि बाय 2050 ओशन में मछली से ज़्यादा प्लास्टिक होने वाला है, ऐसा प्रेडिक्शन दिया है। तो ये सब सुनने के बाद लगता है कि कुछ करना चाहिए, और इसीलिए मैंने प्रकृति को एस्टैब्लिश किया। प्रकृति का विजन है कि प्लास्टिक का यूज़ जो टॉय सेक्टर में है वो बंद करते। और टॉय सेक्टर, क्योंकि दैट्स द मोस्ट प्लास्टिक इंटेंसिव इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, तो अगर हम प्लास्टिक इंटेंसिव इंडस्ट्री को प्लास्टिक निकाल सकते हैं तो सब इंडस्ट्रीज़ में कर पाएंगे। और आजकल एक जागरूकता भी आ गई है हमारे कंज्यूमर्स में कि हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें चाहिए। पर टॉय सेक्टर में अभी भी वैसा कुछ मूवमेंट इंडिया में चालू नहीं हुआ है इतने दाम से। तो प्रकृति को एक लीडर होना है इंडिया के सस्टेनेबल टॉय सेक्टर में। क्या बात। और हमें सब बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है नेचर से। तो प्रकृति बेसिकली एक किट्स सेल करता है, और वो किट्स में नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं पूरे इंडिया में से, जैसे कि बादाम पॉड फ्रॉम कश्मीर, एलिफेंट एप्पल पॉड फ्रॉम अंडमान निकोबार। तो हम ऐसे किट क्यूरेट करते हैं और वो बच्चों को देते हैं। क्या होता है मतलब? तो किट में ओवर 20 नेचुरल एलिमेंट्स रहते हैं, लेगो जैसा। तो बच्चे इन एलिमेंट्स के साथ खुद का टॉयज, खुद के आर्टवर्क्स, खुद का क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और हम फिर इको फ्रेंडली एडिसिव्स, रीयूजेबल एडिसिव्स देते हैं। हम लीफलेट देते हैं कैसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। फिर फ्लैश कार्ड्स भी देते हैं ताकि एजुकेशनल भी हो, जैसे कि अभी इंडियन माइथोलॉजी और वेस्टर्न माइथोलॉजी पे किया है। और एक कॉमिक स्ट्रिप भी रहता है ताकि बच्चे अपने टॉयज बनाने के बाद कुछ कहानी लिख ले। सो विद दीज किड्स द चिल्ड्रन, वो बच्चों का क्रिएटिविटी बढ़ता है, उनके मोटर स्किल्स जो है, जो लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी बढ़ जाता है। और ऑफ कोर्स प्लास्टिक का यूसेज कम होता है और अवेयरनेस भी बढ़ जाता है ये सब में। तो अभी तक प्रकृति का इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा है। आपने कभी प्रकृति जो आपका एक प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप है, इसे आपने कभी गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया? मतलब हम फेयर्स वगैरह में जाते हैं, काफ़ी फेयर्स। रिसेंटली हम अनंता बाय आईएमसी, इंडियन मर्चेंट ऑफ कॉमर्स, वो फेयर में गए थे। और वहाँ पे मैंने काफ़ी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वगैरह से भी बातचीत किया। मैंने डॉक्टर पनीग्रही, वो डायरेक्टर ऑफ इंडियन सस्टेनेबिलिटी, उनके साथ ये आइडिया को शेयर किया। उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रहे। तो ऐसे रोचता हूँ उनका। वो थोड़े उनको ये नया लगा, काफ़ी नया लगा, क्योंकि ये मार्केट में इतना है नहीं। तो और उम्र भी देख के लगा कि अच्छा है कि आप लोग उम्र 17 में ही इनोटेड कॉमा कर लेते हैं कि आप उम्र वाले, उम्र कम है। हाँ, पर फिर भी वो काफ़ी पॉजिटिव थे। उन्होंने एनकरेज किया कि आगे बढ़ते रहो और भी करते रहो। तो वैसा इंटरेक्शंस पॉजिटिव रहे हैं।
but Prakriti's aim is not just profit. We are Prakriti is a purpose driven company. तो हम लोग जो भी 50% जो भी profits आते हैं 50% is dedicated for the tribal communities. तो आज तक हमने 3.5 लाख सेल्स किए हैं और उसमें से अबाउट 1.8 लाख प्रॉफिट हुआ है. तो उसमें से 90,000 हमने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया है. जैसे कि हर वीकेंड मैं वाड़ा में जाता हूँ महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे चांबले गाँव, नरवे गाँव ऐसे सब जगह जाता हूँ और उन स्कूल्स में ज़िला परिषद स्कूल्स में सेशंस लेता हूँ ये आइडिया के बारे में. वाड़ा मुकाशी मतलब, हाँ वाड़ा में मतलब पालघर. हाँ, तो वही मुंबई के इतना भी दूर नहीं ये है. नहीं नज़दीक है. तो वहाँ पे ये सेशंस लेता हूँ कि आप निसर्ग के साथ खुद का टॉयज़ बना सकते हो. मार्केट से ख़रीदने से बेहतर खुद के टॉयज़ बनाओ. फिर हम अपने किड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको टॉयज़ बनाने में मदद करते हैं. फिर उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे मटेरियल्स की ज़रूरत थी. जैसे कि कलर पेंसिल्स नहीं थे, जब भी सर्दी थी तभी ब्लैंकेट्स नहीं थे. तो इसीलिए प्रॉफिट्स में से वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट किए जिनको ज़रूरत है, जैसे कि ब्लैंकेट, स्टेशनरी, बैग्स एट्सेट्रा. और फिर वनशक्ति का एक ग्रीन थिएटर प्रोग्राम भी है वाड़ा में, तो उनके साथ मैं मिल गया, एक कोलैबोरेट किया और हमने नए स्क्रिप्ट्स लिखे उनके साथ अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन. और वो स्क्रिप्ट्स और बाकी सारे जैसे कि डिफॉरेस्टेशन पे या फॉरेस्ट फायर्स पे वो सब परफॉर्म किए वाड़ा के गांव-गांव में. अच्छा. और मैंने भी किया उनके साथ परफॉर्म. और हम प्राकृति इज़ नाउ स्पॉन्सरिंग ऑल ऑफ ग्रीन थिएटर के प्रोग्राम्स, जैसे कि जो भी कॉस्ट रहता है, जो भी नेसेसिटीज़ है. तो मेरा ये मानना है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ those people who follow the constitution of India, हमें फॉलो करते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें मुझे लगती है कुछ हद तक कि जैसे हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप कितने वास्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, पर ये काम सरकार का है, भारत सरकार का है और सरकार ने ये सारी चीज़ें करनी चाहिए. फिर भी हमें और आप जैसे जितने भी सोशल वर्कर्स हैं उनको ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि समथिंग गोइंग लाइक कुछ तो यहाँ रह गया, कुछ बातें पहुँच नहीं पाई और आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं थ्रू स्ट्रीट प्ले, थ्रू दैट प्रोजेक्ट्स. ओके, सो जब स्ट्रीट प्ले आपने ट्राइबल एरिया में किया तो वहाँ पे लोगों का अप्रोच कैसे रहा? क्या आपने कौन सी मोड ऑफ लैंग्वेज उनके लिए यूज़ की? तो पहले तो मुझे लगता है कि हाँ, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पर एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारी भी ड्यूटीज़ है कि मदद करने की, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने. तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार ही करे और हम करें तो फिर सरकार की गलती है, क्योंकि लिमिटेशंस तो हमेशा रहेंगे. और जो सोच शायद मैं यूज़ करूं या आप यूज़ करें वो अलग हो सकता है और इम्पैक्ट अलग अलग होगा. एब्सोल्युटली. और गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छे चीज़ें कर रहे हैं. और जब भी बात करें हमारे नुक्कड़ नाटक की जो मैंने किए, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था. तो मुझे याद है कि हमारा एक सीन रहता था, तो गांव में बीड़ी वो लेते हैं ना, तो शुरुआत में टू हुक द ऑडियंस इन एक दो कैरेक्टर्स रहते थे और वो बीड़ी ले रहे हैं और फिर वो पूछते थे अंकल को, बीड़ी लोगे अंकल? तो हमेशा वो बहुत मज़ा आता था और सब लोगों ने स्पोर्टिंगली लिया. मुझे लगता है थिएटर एक बहुत ताकतवर माध्यम है Yes. लोगों को पहुंचने, क्योंकि जब भी हम गाँव जाते थे लेट तक भी हो जाता था, कभी 8 बज जाते थे, 6 बज जाते थे और फिर हम ढोल बजाते थे और लोगों को बुलाते थे कि नाटक आ रहा है, नाट्य है, आ जाओ.
कोई ऐसा गुस्सा नहीं होता था, सब आ जाते थे और इतने आवाज़ कर रहे हैं, ऐसा शहर में करेंगे तो शायद कंप्लेंट्स आएँगे, पर गाँव में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जब भी हम बाद में इंटरैक्ट किया कि आपने क्या सीखा ये नाटक से, तो हमेशा उनको वो मेन मैसेज जो है, वो समझ आ जाता था। जैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, तो कैसे हमें प्लास्टिक बॉटल्स के जगह मेटल का बॉटल यूज़ करना चाहिए, मिट्टी का या प्लास्टिक पिशवी के जगह क्लॉथ का यूज़ करना चाहिए। तो वो कनेक्शन हमेशा रहता था। और दूसरा प्ले अगर किया हमारे विलेज कॉमन्स के बारे में, जैसे कि वुड है, तो ऐसा था कि हम सबका है, वो कंज़र्व करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। सब थिएटर प्लेस हमने मराठी में लिए थे क्योंकि वो वाड़ा गाँव में था, वो दैट्स द लैंग्वेज द गाँव इज़ मोस्ट कंफर्टेबल, कंफर्टेबल तो इसीलिए वो लिया। वो है। बट आप अभी, मैंने आपके फोटोज देखे बहुत सारे, बहुत सारी रिसर्च मैंने देखा कि आपने बहुत काम किया है। किरण राव के साथ आपका अप्रोच हुआ, वो कौन से प्रोजेक्ट को लेके हुआ और किस टॉपिक पे हुआ? तो मैं मिस किरण राव को एक ट्रेड शो में मिला था प्राकृति के लिए। तो प्राकृति स्टार्टअप, हम काफ़ी सारे ट्रेड शोज़ में जाते हैं और वहाँ पे अलग-अलग लोग मिलते हैं। तो ऐसे बारो मार्केट में हम मिस किरण राव को मिले थे। उन्होंने भी आइडिया अप्रिशिएट किया और उनको भी कुछ नया लगा। तो हाँ, तो मिले। हाँ, आपने बीच में लाइक नारायण मूर्ति जी के वाइफ सुना। इनके, उनसे भी अप्रोच किया आपने? हाँ। So, being a writer and so-called motivational speakers, so वो इस उनको आपने आपके विजन और प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया है, या कैसे आपकी वो मुलाकात रही हो? तो वो एक बुक साइनिंग कर रही थी एक लाइब्रेरी में पास में आर सिटी मॉल में। तो तभी मैं गया और मेरे किट के साथ उनको अप्रोच किया कि ये मैंने किया है, आप इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपके लिए है, क्या बात गिफ्ट हमारी तरफ से। तो उनको आइडिया के बारे में थोड़ा बताया और उनको काफ़ी पसंद आया। उन्होंने एनकरेज किया कि कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा है। मतलब ये सबसे ही समाज में एक अलग बदलाव मुझे मालूम होता कि वो किट, कि मुझे अभी एक पूरी, एक बोलते हैं कि एक एक्साइटमेंट है कि वो क्या है किट में, मुझे भी वो किट देखनी है। हाँ, बिल्कुल। ज़रूर ज़रूर देखूंगा मैं। पर वो किट हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी उसे ले सकते हैं, या कैसे, मतलब अब उसके लिए क्या कांटेक्ट करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। तो मेरे पास एक इंस्टाग्राम पेज है, prakriti_23। तो वो इंस्टा पेज से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर भी दिया है हमारा। तो उसमें से भी डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं। हम अमेज़न पे भी फीचर्ड हैं, तो वो भी एक दूसरा ऑप्शन है। फिर हम वेबसाइट भी डेवलप किया है, तो अगर और जानना है प्राकृति के बारे में, वेबसाइट भी हम दिखाते हैं। हाँ, तो वेबसाइट भी देख सकते हैं। ओके। पर अभी मैं थोड़ा सा नेचर की तरफ आता हूँ कि आज पूरी दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे, इस सबको तोड़ा जा रहा है। बहुत से जगहों पर लोग अपनी जान हथेली पे लेके पेड़ों को बचा रहे हैं आज के डेट में। सो आप इस सारे जो हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब लाइक डिफॉरेस्टेशन? या हाँ, मतलब डिफॉरेस्टेशन और ये सब एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं। मुझे लगता है रूट जो है वो है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। तो उसके लिए मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए साइंस और रिसर्च का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि हम अपने इकोसिस्टम्स को कैसे वैल्यू कर रहे हैं और फिर वो वैल्यू को फैक्टर करके क्या हम डेवलपमेंट के डिसीजंस ले रहे हैं। तो आई थिंक ये कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच के साथ हम ये इशू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ऐसे
कहने के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा है कि मैंग्रोव एरियाज़ में ऑफ़न एनक्रोचमेंट होता है या लोग मैंग्रोव्स में वेस्ट डंप करते हैं। मगर एक मैंग्रोव फॉरेस्ट हेल्पलाइन नंबर भी है 1926, और गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक सुरक्षा ऐप भी इंस्टॉल किया है, लॉन्च किया है, हाँ सॉरी। मगर वो अवेयरनेस पूरे समाज में पहुंचने के लिए मुझे लगता है सिटीजन्स को और विजिलेंट होना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, पॉडकास्ट वगैरह, वो सबको ये सब पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट करके लोगों तक पहुंचेंगे तो फिर चीज़ें बेहतर होगी। मैंग्रोव्स के बारे में आप कुछ बताएंगे लोगों को? मैंग्रोव्स कैसे बचने चाहिए, क्यों बचाने चाहिए, और आज दुनिया में मैंग्रोव्स कम हो रहे हैं, उसकी कारण क्या है, आप बताएंगे लोगों को? हाँ, तो मैंग्रोव्स बेसिकली एक बहुत स्पेशल ऑर्गेनिज्म है। वो एक प्लांट है जो मार्शी सॉइल में रहता है, जो समुद्र और ज़मीन के बीच में का जोन है, वो वहाँ पे रहता है। और वो जोन काफ़ी लाइफ के लिए अनफ्रेंडली होता है, क्योंकि वहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे पानी का कांस्टेंट टाइडल मूवमेंट रहता है। मगर फिर भी ये मैंग्रोव्स जीते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अडेप्टेशंस रहते हैं, जैसे कि उनके पास शायद प्रॉप रूट्स है या फिर बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो यही रूट्स के वजह से मैंग्रोव्स बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं एक कोस्टल सिटी के लिए, जैसे कि मुंबई। तो जभी भी कोई बड़ी सुनामी होती है, जभी भी कोई बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो मैंग्रोव्स मदद करते हैं ये एक्सेस पानी को ड्रेन करने या सुनामी को रोकने, ताकि हम बच जाए। फिर मैंग्रोव्स के प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू रहता है, जिनका कमर्शियल वैल्यू रहता है। फिर उसके भी बियॉन्ड मैंग्रोव्स आर अ हैबिटेट। वो बहुत सारे बर्ड्स, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए घर हो जाते हैं। फ्लेमिंगो एंड ऑल। फ्लैमिंगोज, हाँ। और वो एक नर्सरी जैसा भी है फिशेस के लिए। तो फिशरमैन का बेस्ट फ्रेंड इज़ अ मैंग्रोव, एंड मैंग्रोव्स आर ऑल्सो अ गुड टूल टू टैकल क्लाइमेट चेंज, क्योंकि मैंग्रोव स्टोर 4 और 5 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन एनी अदर ट्री। तो वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है मैंग्रोव्स का। एंड इन फैक्ट अभी इट इज़ इलीगल इन महाराष्ट्र टू कट डाउन और किल अ मैंग्रोव एज वेल। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अप्रोच रहा है। फिर रामजार कन्वेंशन भी हुआ है और काफ़ी मैंग्रोव एरियाज प्रोटेक्ट हो गए हैं। मगर फिर भी मैंग्रोव्स डेंजर में है, क्योंकि एनक्रोचमेंट होता है। कभी कभी कंस्ट्रक्शन के लिए मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, या अभी नेचुरली भी क्लाइमेट चेंज का इन्फ्लुएंस हो रहा है मैंग्रोव इकोसिस्टम्स पे। और रिसेंटली मैं रिसर्च ये भी कर रहा था अबाउट अ नोवेल हाइबला प्यूएरे इन्फेस्टेशन इन मैंग्रोव्स। दे आर काइंड ऑफ पेस्ट। तो वो काफ़ी अलग से हो गया मैंग्रोव्स में, मुंबई के, ब्राज़ील के मैंग्रोव्स में भी हुआ है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें अभी हो रहे हैं जिन पे साइंटिफिक रिसर्च भी चाहिए, और दूसरी ओर जागरूकता भी चाहिए, विजिलेंस भी चाहिए। तो मैं जो भी दर्शक है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उन्हें कभी भी कोई मैंग्रोव प्लॉट दिखे जहाँ पे कुछ भी गलत हो रहा है, जैसे कि आग हो रही है, वेस्ट डंपिंग या कटिंग, जो भी, तो फिर आप मैंग्रोव फॉरेस्ट हेल्पलाइन नंबर 1926 या मैंग्रोव सुरक्षा ऐप के साथ ये इवेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, और फिर एक्शन लिया जा सकता है हमारे मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने। और अगर आपने आज पहली बार मैंग्रोव्स के बारे में कुछ जाना है, तो फिर जो भी आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनके साथ बातचीत करें मैंग्रोव्स के बारे में और अवेयरनेस बढ़ाते रहे। हम मैंग्रोव्स बचेंगे तो हम बचेंगे, हाँ, बचेंगे तो नेचर होगा, हाँ, नेचर बचेगा। तो नहीं, नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है। नहीं, नेचर यानी मैंग्रोव्स इज पार्ट ऑफ नेचर। हाँ, नेचर ही मैंग्रोव नहीं रहेगा तो नेचर भी नहीं रहेगा, मे हाँ, बी। करेक्ट। हाँ, तो ये जो एक डाइवर्सिटी है इंडिया में, फिर बहुत सी चीज़ें हो रही यहाँ पर।
इंडिया की हालत एनवायरमेंटली इतनी ख़राब हो चुकी है कि अभी नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हम उसे कहते हैं, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये जो हैं, तो असम, यहाँ पर वहाँ की जो एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेस जो हैं, उसे पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। वहाँ पर आज एनवायरमेंटल को हार्मफुल एक पूरा एक डिस्ट्रॉय करने की कोशिश फॉर व्हाट, दैट नेचुरल रिसोर्सेज को लेने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने के लिए वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर ये हो रही हैं। तो ये मुझे ऐसा कहना है कि ज़मीन को खोदना और उससे जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उसे निकालना और उसे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़रूरत नहीं है फिर भी उसे स्टोर करके रखना, इसकी वजह से इंसान के ऊपर इम्पैक्ट होता ही नहीं होता है। बिल्कुल होता है। एक हमेशा सोच रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। ये इसको हम EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस कहते हैं। और जो भी जभी भी हम कर रहे कुछ भी डेवलपमेंट के लिए, कुछ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए, ये सोचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि सब डेवलपमेंट या सब माइनिंग गलत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये माइनिंग के साथ टेक्नोलॉजी बन सकता है। जैसे कि अगर आप EVs को देखें, दे आर अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू आवर नॉर्मल गैस। तो उनके लिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, पर ग्रीड नहीं होना चाहिए, नेसेसिटी के ही अकॉर्डिंग लेना चाहिए। वो भी है। बट अभी पानी का सवाल है यहाँ पर। पानी है, बहुत से बेसिक नीड्स हैं। सो आप जब केरला में गए तो केरला का इन्वायरमेंटल सिस्टम आपने देखा, वहाँ की चीज़ें आपने देखी, तो उसका अनुभव आप बताएंगे हमें? मैं बहुत छोटा था तभी, मैं शायद 4-5 साल का था। ओह, तो हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। बट अभी आप वापस आपका अभी आगे विजन क्या है? आप कौन से शहर और या देश में जाने वाले हैं, फॉर व्हाट, और इसे कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रोजेक्ट को आप? तो मुझे प्रकृति को सस्टेन करना है, जो भी हो अगले साल में। तो उसके लिए मैंने कोलैबोरेट किया है जहाँ पे भी मैं गया हूँ, वाडा में या मुंबई में भी जब भी मैंने सेशंस लिए हैं अलग अलग स्कूल्स में। तो मैंने जो बच्चे बहुत एंथुजियास्टिक है प्रकृति के बारे में, जिनको आइडिया बहुत पसंद आया, जो एनवायरमेंटली कीन है, तो मैंने उनको आइडेंटिफाई किया है और एक काइंड ऑफ इको वॉरियर्स ऑफ प्रकृति इनिशिएटिव लगाया है। तो मेरा विजन है कि ओवर टाइम वो भी मेरे साथ जुड़ जाए और मूवमेंट और बड़ा हो जाए। मुझे पर्सनली साइंस और टेक्नोलॉजी लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इज़ द वे टू सॉल्व हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इसीलिए मेरा नॉलेज, क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं वो सीखूँगा साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में। और जो भी मैं सीखूँ वो मैं अप्लाई करूँगा कि कैसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं। मैं रिसर्च करूँगा और काम करता रहूँगा इस डोमेन में। बट आपको आप अप्रोच करते हैं लोगों से, प्रकृति को जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? लाइक उसके लिए कुछ एक प्रोसीजर है या कोई ऐसा अप्रोच है? आप कैसे सेमिनार लेते हैं फिर वो जुड़ जाते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ अप्रोच नहीं है। नॉर्मली जब भी हम गए हैं वो लोग आए हैं आफ्टर मेरा टॉक उनके साथ, और अगर उनको आइडिया पसंद आया फिर उन्होंने खुद के स्कूल में शायद एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ प्लान किए हैं या इंस्पायर भी हुए हैं काफ़ी लोग। जैसे कि मुझे याद है कि मैं स्कूल में गया और एक टॉक दिया प्रकृति के बारे में। उसके बाद एक लड़की आई और उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी मैं भी ये बनाती थी और अभी मैं आपके जैसा
खुद का बिजनेस चालू करना चाहती हूँ जो मेरे आर्ट के साथ और मेरी जो कोकोनट के शेल्स है उसके साथ कुछ आर्ट वर्क बना के बेचना चालू करना चाहती हूँ। तो ऐसा पॉजिटिव होता है। होता ही है। अभी एक एक जून से लेके 10 जून तक इंटरनेशनल एक एनवायरमेंटल वीक सेलिब्रेट होता है। और एनवायरनमेंट वीक में दुनिया भर के देशों में और बेसिकली इंडिया में प्लांटेशन अभी शुरू होगा। जगह जगह पर प्लांट्स लगाए जाएंगे, बहुत सारे काम किए जाएंगे। करेक्ट। बट 5 जून ये एनवायरनमेंट डे है। तो आप इस 5 जून के तौर पर लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं कि आपने एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि एवरी डे इज़ अर्थ डे। तो जब भी हम वाओ। एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप देखते हो आपके एरिया में एनवायरनमेंट के रिलेटेड, शायद पोल्यूशन होगा, शायद वेस्ट रहेगा, शायद डिफॉरेस्टेशन रहेगा, तो वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद उनका खुद पर्सनल स्टेप्स ले लो वो सॉल्व करने के लिए। जैसे कि प्लास्टिक के जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट करो, प्लास्टिक बॉटल के जगह मेटल या प्लास्टिक बैग्स के सिवाय क्लॉथ। और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो उन्हें सॉल्व करने। शायद टेक्नोलॉजी, शायद कल्चर, जो भी माध्यम आपको लगे बेस्ट है, और उसके साथ फिर शुरुआत करो और फिर लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और आप इम्पैक्ट कर सकते हो, बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हो। इंडिया हैव 66% पॉपुलेशन ऑफ यूथ। इंडिया में 66% पॉपुलेशन यूथ का है और टीनेज का है। तो आप एक टीनेज हैं, मैं एक यूथ हूँ। हाँ, मतलब हम दोनों एक ही पड़ाव में हैं। मुझे ये कहना है कि बहुत से इस जनरेशन के लोग आ, ये कॉन्शियस हैं या नहीं हैं, ये हम जेन जी कहते हैं जिनको, वो कॉन्शियस हैं कि नहीं है? आप उन्हें क्या बताएंगे फॉर द दैट्स गाइडेंस कि क्या होगा? मुझे लगता है कि हमारा यूथ और मेरे पीयर्स जो है दैट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट एसेट। वो सॉल्यूशंस का एक सोर्स है। तो उसके लिए उन्हें इन्वॉल्व और पैशनेट होना चाहिए अबाउट द एनवायरनमेंट एंड नेचर। तो जो भी यूथ अभी ये पॉडकास्ट को सुन या देख रहे रहेंगे, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी उनको टाइम मिले वो कोई भी नेचर साइट में जाए, वो एक्सपीरियंस करे नेचर को और उसकी ब्यूटी को, ताकि वो खुद से एक कनेक्शन बना ले नेचर के साथ। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग पढ़ो भी जो प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं उसके बारे में, जैसे द क्लाइमेट क्राइसिस, जो क्लाइमेट चेंज है, या जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है और उसका इम्पैक्ट जो सबके हेल्थ पे हो रहा है, या एयर पोल्यूशन। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि जब भी 10 साल आगे, 5 साल आगे, हमारी पूरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं और उनका इम्पैक्ट रहने ही वाला है। तो हमारे भविष्य के लिए हम सोचें कि हम क्या कर सकते हैं और अभी से ही शुरुआत करें। जो चेंज होना चाहिए, हम बने एजेंट्स ऑफ चेंज। तो हम ही कुछ जो भी लोकल प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो उसके बारे में सोचो कि मैं कैसे उसे सॉल्व कर सकता हूँ, टेक्नोलॉजी के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, पार्टनरशिप्स के साथ। और जब भी कुछ सोच लिया फिर आगे बढ़ते रहो वो स्टेप में, और धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो मैं होप करता हूँ कि मेरे टॉक से थोड़ा इंस्पिरेशन आ गया रहेगा कुछ बदलाव करने और खुद को, पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने। हम बात करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट में आप जब ट्राइबल एक कम्युनिटी में जाते हैं, सो व्हाट योर अप्रोच टू देम, कि आप उनको क्या एक सेकंड इनकम सोर्स देते हैं
कैसे आप उनको अप्रोच होते हैं, क्योंकि कोई ट्राइबल कम्युनिटी डायरेक्टली बाहर से आए हुए किसी को इतना ज़्यादा एक उनको उनके कम्युनिटी के अंदर आपको अप्रोचेबल नहीं होते, उसको अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, हाँ तो वो आप कैसे हो जाते हैं, मतलब कुछ तो ये क्या है उसका? हाँ तो शुरुआत में हमने वनशक्ति और बाकी एनजीओज के साथ हाँ, कोलैबोरेट उनका जो करके कोलैबोरेशन। कनेक्ट लिया ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ। बट धीरे धीरे ऑर्गेनिकली भी जब भी हमारा और ऑर्डर्स आ गए, हम क्वांटिटी बढ़ा दिया, फिर धीरे धीरे और भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ खुद से आ गए हमारे साथ जुड़ने। तो हमारा पूरा मिशन है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी एम्पावर करे, इसीलिए प्रकृति सब नेचुरल एलिमेंट्स जो है 100% एथिकली सोर्स करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में से, और उनको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होता है। और ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ नॉर्मली जो चीज़ें जो मैं लेता हूँ जैसे कि पॉड्स या फिर ट्रीज़, वो सब उनको जला देते हैं। तो इन अ वे इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं उनको एक सेकंड लाइफ दिया जा रहा है, और जो एयर पोल्यूशन होता है जब भी वो जल जाता है वो भी नहीं हो रहा है, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है। तो इट्स अ विन विन। तो इसीलिए ऑर्गेनिकली भी और ट्राइबल कम्युनिटीज़ आ गए, जुड़ गए, और ऐसे मैसेज बड़ा होता रहा है। आपने कभी उनके इनकम सोर्स को जैसे आप बोलते हैं कि हम उसे सेकेंड इनकम देंगे और दे रहे हैं आप, पर उनकी कुछ नीड्स आपने कभी उनसे पूछी, और क्या उनकी नीड्स रही है ट्राइबल्स की? हाँ, तो अम, मुझे लगता है कि क्योंकि ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स उनके वजह से ही अभी भी है, दे आर लाइक द कस्टोडियंस ऑफ आवर नेचर। इट इज़, ये प्रकृति का कर्तव्य है उनकी मदद करने। तो जो 50% प्रॉफिट्स है वो ये सारे ट्राइबल सपोर्ट इनिशिएटिव्स में कंट्रीब्यूट किए हैं। जैसे कि अगर हम वाडा में भी गए रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे जैसे ज़िला परिषद स्कूल्स में सेशंस लिए हैं, वैसे सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। आपने रोबोटिक्स के बारे में बताया, बट आपने उसे कैसे लोगों के सामने रखते हैं ये नहीं बताया कि क्या है, मतलब उसके बारे में आपका फेस टू फेस लोगों को क्या, मतलब रोबोटिक्स के बारे में आप क्या बताते हैं? तो रोबोटिक्स की जर्नी मेरी स्कूल से चालू हुई, हाँ। फर्स्ट टेक चैलेंज और फर्स्ट रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन्स के साथ। तो फर्स्ट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कंपटीशन साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करता है। तो हमारा टीम पहले यूरिका और फिर एलिवेट, उसमें मैं टीम कैप्टन रहा हूँ, लीडरशिप पोजीशंस में रहा हूँ, और उसमें मैंने काफ़ी आउटरीच इनिशिएटिव्स लीड किए हैं जहाँ पे रोबोटिक्स को इंडिया में कैसे बड़ा करना है, क्योंकि हाई स्कूल लेवल में इंडिया का रोबोटिक्स फुटप्रिंट बहुत कम है कंपेयर टू यूएस और चाइना। तो इसीलिए हमें एक रोबोटिक्स इकोसिस्टम बनाना है इंडिया में, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि रोबोटिक्स के साथ पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे कि मेरे लिए भी, मैं रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी चीज़ों में यूज़ करता हूँ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने। और ऐसे ही जैसे कि हमारा सॉल्यूशन माइना जो एआई और स्वॉर्म रोबोटिक्स के साथ टिड्डी आउटब्रेक्स को टैकल करता है, वो बताया आपने। या वो आईओटी बेस्ड सिस्टम जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर कॉन्सेप्ट के साथ मैंग्रोव्स का हेल्थ और पार्टिकुलेट मैटर का डिटेक्शन कर सकता है। फिर ऐसे काफ़ी सॉल्यूशंस हुए हैं जैसे कि कॉम्पिटिशन्स के लिए वगैरह। फिर तो आपने कभी ये रिसर्च जो आपने की है, ये सारी चीज़ें आपने की, अपने ग्रास रूट पे काम किया, आपने वो टेक्नोलॉजी और एआई के थ्रू लोगों तक ऐसी ऐसी भी बातें जा सकती हैं, आपने मैंग्रोव्स के लिए काम किया, आपने ये सारी चीज़ें कहाँ पे पब्लिश की हैं? रिसर्च, ये आपने रिसर्च जो किया है उसको आपने कहाँ पब्लिश किया है? हाँ, तो मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है
IEEE में, इट्स द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, काफ़ी प्रेस्टिजियस जर्नल है इंटरनेशनली। अब जरा उसके बारे में बताएंगे उल्लेख। हाँ, तो वो पेपर प्रोजेक्ट सोल्यूशन माइना के बारे में बात करता है, कैसे मैंने AI, स्वॉर्म रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक पूरा एंड टू एंड सिस्टम बनाया है टिड्डी कंट्रोल के लिए। जैसे कि उसका सबसे पहले उसका अर्ली डिटेक्शन बाय लोकस्ट ऑफिसर्स थ्रू दिस मोबाइल ऐप एंड AI, और फिर उसका ऑटोमेटिक कंट्रोल विथ स्वॉर्म रोबोटिक्स एंड ड्रोन सिस्टम। तो वो पूरा इकोसिस्टम को पब्लिश किया और ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी है और उन्हें एक नया नज़रिया मिल गया है कि क्या कर सकते हैं। तो रिसर्च इज़ ऑलवेज अबाउट कोलैबोरेशन एंड बिल्डिंग ऑन अदर पीपल्स वर्क। तो वो एक पॉजिटिव रहा है। और मैंने एक दूसरा रिसर्च पेपर लिखा है प्लांट फिजियोलॉजी पे, वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, वो इन प्रोसेस है, पर वो पेपर पार्टिकुलेट मैटर और आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट के बारे में बात करता है और कैसे ये अर्बन स्ट्रेसर्स अर्बन प्लांट पॉपुलेशंस को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग। हम ऐसे सोचते हैं कि उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हर चीज़ अगर कुछ बदलाव होती है, अगर हम रात में जो स्ट्रीट लाइट्स डालते हैं या फिर जो एयर पोल्यूशन होता है, उनको भी उससे परेशानी होती है। जैसे कि मैंने मेरे रिसर्च से ढूंढा कि जब ये जो पौधे रहते हैं जिन पे स्ट्रीट लाइट डालते हैं या डेकोरेटिव लाइटिंग डालते हैं, वो जो त्योहार में डालते रहते हैं, कैंचेज में, बहुत हर जगह यूज़ करते हैं, मगर उससे प्लांट्स को काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। उनके ब्रांचेस इरेगुलर बढ़ जाते हैं, उनका स्टोमेटा, जिनका जो लीव्स रहता है वो डैमेज हो जाता है, उनका पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिसरप्ट होता है। हम सोचते नहीं है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो जानबूझ के ये कर रहा है, उसका अवेयरनेस बहुत कम है। अगेन तो पौधों को बहुत से लोग एकदम नॉन लिविंग थिंग जैसा देखते हैं, या एक डेकोरेशन का एक पार्ट है, ऐसा भी देखते हैं बहुत से लोग। तो हाँ, तो इसीलिए मैंने मेरे रिसर्च पेपर में सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए, मुंबई का केस स्टडी लेके। तो जब वो पब्लिश हो जाएगा और लोग पढ़ेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगा ये प्रॉब्लम के बारे में, और शायद गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे इम्प्रूवमेंट होगा। और मैंने कुछ हाइपोथेसिस भी सजेस्ट किए हैं जो बाकी रिसर्चर्स टेस्ट कर सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले ये सारी चीज़ों में, कि आपने ये न्यू थिंग्स इंडिया में इजाद की है, अब मैंने बनाई है, बट एक आप सच में आपके नाम जैसा अब ईशान, एक शान है आप इस फील्ड की, और आप एक अच्छे से इस फील्ड को आप एलोबरेट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को तो एक अवेयरनेस अबाउट योर नेचर कि क्या है, हमें कैसे इसे बचाना चाहिए। पर इस 5 जून को आप एनवायरनमेंट डे के दिन लोगों को एक कोई कोट या कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं, कोई थॉट कि हमें किस थॉट, किस विजन, किस कल्चर से जाना है? हाँ, तो हम सबको चाहिए एक बेटर प्लैनेट, एक प्लैनेट जिसमें हवा साफ़ होगी, जिसमें पानी साफ़ होगा, जिसमें क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, जहाँ पे हरियाली होगी, जहाँ पे पेड़ पौधे और इंसान एक साथ रहेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये एनवायरनमेंट डे हम जो भी चाहते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए, उस पे काम करना चालू कर ले और धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहे और काम करते रहे एनवायरनमेंट के लिए, और इन प्रॉब्लम्स पे काम करें ताकि सॉल्यूशंस आ जाए। आप यूथ को क्या बताएंगे? मुझे लगता है कि हमारा यूथ को टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना चाहिए और उन्हें टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है पॉजिटिव के लिए।
जो एनवायरनमेंट को बचाने या शायद दूसरे कम्युनिटीज़ की मदद करने। और इसके लिए भी मैंने मेरे स्कूल में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, सस्टेनेबल इनोवेशन चैलेंज। और वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स आए थे, सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल, फिर जमनाबाई और तिलक पब्लिक स्कूल भी। तो इन सब स्कूल्स ने टीम्स भेजे स्टूडेंट्स के, और इन्होंने एनवायरनमेंट के रिलेटेड, रिन्यू एनर्जी के रिलेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस निकाले। और मैं काफ़ी खुश था। बहुत यूनिक सॉल्यूशंस थे, बहुत लाजवाब आइडियाज़ थे। जैसे कि एक टीम ने टर्टल की मिमिक्री करके हमारा जो मिट्टी रिवर पे जो एल्गी रहता है उनको निकालने का आइडिया निकाला। तो मुझे लगता है कि हम सबके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, हम सबके पास वो कैपेसिटी है बदलाव लाने की। तो इस अर्थ डे हम शुरुआत करते हैं और अच्छा करते हैं, और हर एवरी डे इज़ अर्थ डे। Yeah. Every day 365 days Earth Day. या और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी यहाँ की जो अ, जनता है वो डे बाय डे इस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे, टेक्नोलॉजी के मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें से हज़ारों मोबाइल डंपिंग यार्ड में जाते हैं। उसमें से बहुत सारे कुछ केमिकल्स जो हैं उसके वजह से बच्चों को कैंसर होना, ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी का ये जो ओवर यूज्ड है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं यहाँ की अर्थ में। तो आप उसके लिए लोगों को क्या गाइडेंस करेंगे या कुछ बताएंगे, लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, ई वेस्ट एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। जो भी ई वेस्ट में मटेरियल कंपोनेंट्स रहते हैं वो एनवायरनमेंट को काफ़ी डैमेज करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें रिड्यूस करना चाहिए। अगर हमें नए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है तो नहीं खरीदना चाहिए नए डिवाइसेस। अगर पुराना चीज़ काम कर रहा है तो नए की एक्चुअली ज़रूरत इतनी नहीं है, तो वो पहले करना चाहिए। और अगर जो भी ई वेस्ट आपके पास रहता है तो उसको सेफली और प्रॉपरली डिस्पोज करे। ऐसे ही नहीं कि डस्टबिन में फेंक दे या बाहर फेंक दे। कोई रजिस्टर्ड ई वेस्ट हैंडलर्स रहते हैं मुंबई में भी, और गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम लॉन्च किया है। यहाँ आने के वक्त मैंने एक ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर देखा। तो ऐसे गूगल का इस्तेमाल करके ये सेंटर्स को ढूंढ ले और वहाँ पे ही अपना वेस्ट डिपॉजिट करें। यस, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आप क्या बताएंगे लोगों को? वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर वहाँ पे थोड़ा लैकिंग है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही इतना बड़ा हो गया है वेस्ट का कि अभी बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया है हर वेस्ट को करने। तो मैं अपना गीला कचरा घर में ही रखता हूँ। हाँ, वही तो मैं बोलने वाला वे था। बनाता हूँ, उसका डिस्पोजल अच्छा से करवाता हूँ, उसका हाँ। खत बनाता हूँ मैं। हाँ। और ये मेरे घर में जितने पेड़ पौधे में उनको वो डालते रहते हैं। हाँ। पिछले 4-5 साल से हमारा वो काम चालू है। मैं सिर्फ सूखा कचरा ही बाहर जाता है, डेफिनेटली। और गीला कचरा मेरे बिल्डिंग में ही हम लोग रखते हैं, हाँ। और घर घर में रखते हैं। हाँ, वही मैं सजेस्ट कर रहा था कि वेस्ट सेग्रीगेट करे और कंपोस्ट करे ताकि वो कम हो जाए। और हाँ, और रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, कीप रिड्यूसिंग, कीप रीयूजिंग अगेन एंड अगेन एंड थिंक, और सोचो क्रिएटिवली कि कोई वेस्ट को कैसे रीपर्पस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने स्कूल में एक रिसाइक्लाथॉन लॉन्च किया था, और वहाँ पे मैंने एज द शेयर ऑफ द कमिटी ऑर्गेनाइजिंग, हमने प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स जो रिजेक्टेड थे, हमने उसे का टॉप काटा, लेबल निकाला, थोड़ा साफ किया, और फिर बच्चों को कप होल्डर्स बनाने या पेंसिल होल्डर्स बनाने ऐसा एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया। तो वैसे सब लोग कर सकते हैं। वो जो भी वेस्ट है उसको क्रिएटिवली सोचो और कुछ नया बना दो। सुपर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आए यहाँ पर। नहीं, thank you for the opportunity. Yeah. On the occasion of this World Environment Day, I invite all of you to take a pledge with me.
I pledge to be aware of nature and the problems it faces. I pledge to embrace technology and use it to develop solutions to help nature. I pledge to be nature warriors and to help conserve and protect nature.